Hey everyone, this is Shani Dinani and I welcome you all to Magnet Brains हिंदी, एक ऐसा चैनल जहां आपको मिलती है स्कूल एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। साथ ही साथ अगर आप डिफरेंट कोर्सेज जैसे कि स्पोकन इंग्लिश कोर्स, एनटीएससी, ओलंपियाड, आईआईटी, नीट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये कोई भी कोर्स अगर एक्सप्लोर करना चाहते हो और चाहते हो कि वीडियोस तक बहुत आसानी से पहुंच पाओ, तो आपके पास एक बहुत बेहतरीन तरीका है जिससे आप ये सारे कोर्सेज जो मैग्नेट ब्रेन्स प्लेटफॉर्म पे अगेन फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं वहां आप एक्सेस कर सकते हो। सो व्हाट यू कैन डू इज आप विजिट कर सकते हैं द वेबसाइट विच इज magnetbrains.com। और कैसे वेबसाइट पे जाते हैं, कैसे एक्सप्लोर करते हैं, एक्सेस करते हैं वीडियोस को, सब बताऊंगी इन अ डिटेल्ड मैनर, बट कब, इस वीडियो के अंत में। बट फिलहाल के लिए हम बात कर सकते हैं आज के टॉपिक की, जो होने वाला है द समरी ऑफ द पोअम अमांडा। तो भाई आपको पता है कि हम चैप्टर नंबर 4 फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक डिस्कस कर रहे हैं और आपको अक्सर हर एक चैप्टर में एक पोएम गिवन है आपकी पहली बुक में, और इसी तरीके से जो इस चैप्टर में फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक में जो पोएम गिवन है वो है अमांडा। तो अमांडा के बारे में हम डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देख चुके हैं इसके जस्ट पिछले वीडियो में। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया, आपको हर एक स्टैंजा समझ आया है और आप जानते हैं कि अमांडा में एक्चुअली बात किस चीज की हो रही है। बट अब बारी आती है इसकी समरी को देखने की, ताकि आपके पास बहुत सारे वर्ड्स हो जो आप अपने आंसर्स में यूज कर सको। सो या स्टार्ट कर सकते हैं पोएम को, विच इज अमांडा विथ एक्सक्लेमेटरी मार्क। क्लियर? ओके। सो द पोएम अमांडा इज रिटन बाय रॉबिन क्लायन। तो भाई रॉबिन क्लायन ने ये कविता लिखी है, हमें याद हो गया होगा अभी तक तो, बिकॉज हमने बहुत बार बात की इनकी, राइट। तो रॉबिन क्लायन है कौन? इस कविता के राइटर, इस कविता के कहना चाहिए पोइट, राइटर तो नहीं कहना चाहिए, कवि है वो, ठीक है, रॉबिन क्लायन। द पोइट हैज टॉक्ड अबाउट अ गर्ल अमांडा हु इज कंटिन्यूअसली टोल्ड बाय हर मदर अबाउट व्हाट शी शुड एंड व्हाट नॉट, लाइक व्हाट शी शुड डू एंड व्हाट नॉट। यानी पोएम अमांडा जो है वो बात ही इस लड़की अमांडा की करता है जो कि स्कूल गोइंग यंग गर्ल है, अराउंड 9 to 12 के बीच की एज है इनकी। आपको अक्सर यही बताएंगे लाइक 9 to 10, 11 ऐसे ही एज ले सकते हो आप इनकी। साथ ही साथ इनको कंटिन्यूसली अमांडा को लगातार इनकी मम्मी जो है वो इस बात पे डांटती रहती हैं, इस बात पे पॉइंट आउट करती हैं कि उसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो अमांडा से कोई तो बात कर रहा है इस पोएम में, और क्योंकि हमारे पास जो भी लाइन्स हैं जब हम पढ़ते हैं उसे, हमें यही लगता है कि अमांडा के पेरेंट्स ही हैं जो उसे सही आदतें सिखा रहे हैं, गुड एटिकेट सिखा रहे हैं, मैनर सिखा रहे हैं, बट गलत तरीके से सिखा रहे हैं। लाइक बहुत ज़्यादा डांटना हो गया है, बहुत ज़्यादा नैगिंग हो गई है, टोकना हो गया है, तो हमें लगता है इनके पेरेंट्स ही हैं। तो ये तो श्योरिटी है कि पेरेंट्स बात कर रहे हैं, बट पेरेंट्स में से कौन है, मॉम है कि डैड है? तो भाई जिस तरीके की चीज़ें वो समझा रहे हैं यहाँ पर कि सीधे बैठो, झुक के मत बैठो, लेजी मत रहो, चॉकलेट मत खाओ, एक्ने आ जाएंगे, और क्या है कि तुम्हें इतना मूडी नहीं रहना चाहिए, अपना रूम साफ किया कि नहीं, जूते साफ किए कि नहीं, होमवर्क किया कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें आई थिंक अगर हम जाएं तो फादर से ज़्यादा हम मदर की तरफ इंक्लाइंड हो रहे हैं कि वही ये सब चीज़ें सिखाते हैं, राइट, ज़्यादातर। तो यहाँ पर हम यही बोलते चल रहे हैं कि अमांडा की मदर ही है जो बात कर रही हैं इन लाइन्स में, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर पोएम में आपको दो तरीके के स्टैंजास मिलेंगे। एक स्टैंजा जो इसमें कोई भी ब्रैकेट नहीं होगा, जिसे हम पेरेंथीसिस कहते हैं, और एक स्टैंजा जिसमें आपको पेरेंथीसिस मिलेगा, ठीक है। तो जो भी स्टैंजास हैं वो बिना ब्रैकेट के हैं, जो जिसमें अमांडा को कुछ बोला जा रहा है करने के लिए या टोका जा रहा है, वो अमांडा की मॉम की लाइन्स हैं। और जो भी स्टैंजास पेरेंथीसिस यानी ब्रैकेट में है वो अमांडा की इमेजिनेशन है, उसकी कल्पना है कि वो ऐसी दुनिया में है जहाँ पर वो अकेली है, जहाँ वो खुश है, जहाँ उसके पास फ्रीडम है, उसे कोई टोकेगा नहीं, कोई रोकेगा नहीं, और वो लाइंस जो है वो अमांडा की होंगी, ठीक है। पेरेंथीसिस में क्यों लिखा है, इस पे आपको एनसीईआरटी क्वेश्चन भी मिलेगा अगले वीडियो में, बट पहले भी थोड़ा डिस्कस कर ही सकते हैं कि पेरेंथीसिस का काम होता है आपको बताने का कि ये इन्फॉर्मेशन अलग है जो आपको इन्फॉर्मेशन दी पहले उससे। यानी कि पोइट नहीं चाहते कि आप कंफ्यूज हो जाओ कि कौन सी लाइंस अमांडा की मॉम की हैं और कौन सी अमांडा की। इसीलिए अमांडा की मॉम के द्वारा कही गई बातें डायरेक्ट बताई हैं और अमांडा द्वारा सोची गई बातें पेरेंथीसिस यानी ब्रैकेट में बताई हैं। आई होप इतना एक्सप्लेनेशन आपके लिए काफी है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये जो पर्टिकुलर पोएम है अमांडा, इसमें एक लड़की अमांडा की बात की गई है रॉबिन क्लाइन द्वारा, जो कि इस कविता के कवि हैं, और वो बताते हैं कि कैसे इस लड़की को कंटिन्यूसली बिना रुके उसकी मम्मा बार बार ये बता रही है कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं।
In the first stanza, Amanda's mother points out the mistakes of Amanda. She tells her not to bite her nails. She also tells her not to bend her back and shoulders. She asks her not to sit lazily and sit straight. अब पर्टिकुलर जो आपका पहला स्टांजा है उसमें ऐसा बताया गया है कि अमांडा की मॉम अमांडा को बोल रही हैं कि डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा और डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा, एंड उनको कहती हैं कि स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा। ठीक है, तो ये सब जो लाइंस हैं वो अमांडा के लिए आपको बताई गई हैं, जहां पर अमांडा की मम्मी अमांडा को टोक रही हैं और उसकी मिस्टेक्स पॉइंट आउट कर रही हैं, गलतियां बता रही हैं। गलतियों में क्या आता है, अमांडा शायद अपने नाखून अपने मुंह से चबा रही हैं, जो कि ये गंदी आदत है, तो उनकी मम्मी उस पर टोक देती हैं। ठीक है, दूसरी चीज, अमांडा बहुत ऐसे झुक के बैठी हुई हैं, जो अगेन आपके पोस्चर के लिए बहुत खराब है। अगर आप लोग भी अपने घर पे ऐसे बिल्कुल झुक के बैठते हो, जो सबकी आदत होती है, मेरी भी आदत थी, तो थोड़ा चेंज करने की कोशिश करो, क्योंकि बाद में जाके ना बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि आपकी जो स्पाइन है, जो रीढ़ की हड्डी है, फिर वो वैसी ही हो जाती है और फिर वो एक डिफॉर्मिटी यानी कि एक ना तरीके का क्या बोलूं, पोस्चर गलत हो जाता है आपका, तो फिर आप वैसे ही हो जाते हो। लाइक आप खड़े भी रहोगे ना तो थोड़ी झुक जाएगी पीठ आपकी, आपको दर्द होगा, पेन होता है बहुत ज्यादा आगे जाके। तो ये सब चीजें अगर नहीं चाहते हो तो खुद भी सीधे बैठा करो, है ना, बहुत जरूरी है स्ट्रेट बैठना। आई नो बहुत देर तक अगर हम स्ट्रेट बैठते हैं ना तो हमको बड़ा दर्द होने लगता है पीठ में और हम फिर नॉर्मल ऐसे हो जाता है, बट कोशिश करना है कि हम थोड़ा सीधा बैठे ताकि आगे जाके हमारे लिए प्रॉब्लम्स ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर हर माता पिता की तरह अमांडा की माता जी भी जो है वो यही समझा रही है उसको कि झुक के मत बैठो, अपने कंधे मत झुका के बैठो और इस तरीके से आलस तरीके से मत बैठो, आलसी तरीके से। क्योंकि जब हम घर पे जैसे अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो कई बार यही कहा जाता है कि आपको ना हमेशा एक चेयर टेबल पे ही पढ़ाई करनी चाहिए, क्योंकि वहां ना आप एकदम से लेट नहीं जाते हो। बट सोफा, बेड ऐसी जगह होती है जहां पर आप पढ़ने के लिए बैठते हो, बट थोड़े देर बाद आपको देखा जाता है कि आप लेट के पढ़ रहे हो, जो कि आपके लिए बड़ा गलत होता है, या फिर आप ऐसे पूरे नीचे हो जाते हो, तो वो बहुत गलत चीज है ना। तो दैट इज समथिंग जिनकी मम्मी भी पॉइंट आउट कर रही है कि अमांडा सीधे बैठो, लेजीली मत बैठो और अपने शोल्डर्स वगैरह झुकाओ मत और अपने नाखून मत काटो अपने मुंह से, जो कि गंदी आदत है। अब ये जैसे ही अमांडा सुनती है, अमांडा सुन सब रही है बट अमांडा ना ध्यान नहीं दे रही है अपनी मम्मी की तरफ कि वो क्या बोल रही है। अब यहाँ पर अमांडा की मम्मी और अमांडा में क्या गलतियां अगर हमसे पूछी जाए तो हम कैसे बोल सकते हैं। अमांडा की मम्मी की गलती ये है कि वो सिर्फ टोक रही है, वो समझा नहीं रही है। देखो बहुत बड़ा डिफरेंस होता है टोकने में और समझाने में। जब आप किसी को बार बार टोकते हो ना, ये मत करो, ऐसे करो, वैसे बैठो, ये मत खाओ, ये वो सब चीजें, तो वो ना थोड़ी इरिटेटिंग हो जाती है सामने वाले के। बट वहीं अगर आप किसी को समझाते हो कि देखो इसको ऐसे करते हैं, इसको ऐसे करते हैं, इसको ऐसे करते हैं, तो वो सामने वाला थोड़ा समझता भी है। हाँ, बार बार आप सिर्फ समझाते नहीं रहोगे, अगर सामने वाला सुन ही नहीं रहा तो आप इरिटेट हो जाओगे, बट स्टार्टिंग समझाने से ही करनी चाहिए, ना कि टोकने से। तो अमांडा की मम्मी की गलती है कि वो सिर्फ टोक रही है, वो बैलेंस मेंटेन नहीं कर रही हैं समझाने में, लव एंड केयर में, फ्रीडम में, वो सिर्फ रेस्ट्रिक्ट कर रही हैं। और वहीं अमांडा की गलती क्या है, अमांडा नेचुरली बहुत ज़्यादा इरिटेट हो चुकी है क्योंकि उसकी मम्मी सिर्फ टोकती रहती है, वो उस जगह पे सही है। बट अमांडा का ये भी चीज़ गलत है कि वो अपने आप को बचाने के लिए या फिर इस सब चीज़ों से भागने के लिए एक एस्केपिज्म का द्वार चूज कर लेती है। एस्केपिज्म मतलब किसी चीज से ना थोड़ा भागना, ठीक है। तो वो सीधे बोल सकती है अपनी मम्मा को कि बहुत आप बार बार ऐसे पॉइंट आउट करते हो, मुझे अच्छा नहीं लगता, आप थोड़ा यू कैन मेक मी अंडरस्टैंड इट, आप मुझे समझा सकते हो, ऐसा करके बातचीत हो सकती है। या अमांडा थोड़ा कोशिश कर सकती है कि चलो मैं ये चीज़ें फॉलो करूँ ताकि मम्मा को मौका ना मिले। बट वो ये सब चीज़ें ना करके क्या कर रही हैं, वो अपनी एक दुनिया ही इमेजिन कर रही हैं जहाँ वो ऐसा ऐसा सोच रही हैं कि वो बिना पेरेंट्स के खुश रहेंगी, उन्हें कोई नहीं चाहिए, उन्हें सिर्फ फ्रीडम चाहिए। तो ये एक गलत तरीका चूज कर लिया अमांडा ने, जो अक्सर बच्चे चूज करते हैं, और वही समझाने के लिए पोएम लिखी गई है कि फ्रीडम और थोड़ा कंट्रोल, इन दोनों में ही बैलेंस होना चाहिए। एक भी चीज ऊपर नीचे हुई तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है अपब्रिंगिंग यानी परवरिश में, परवरिश नहीं परवरिश में, ठीक है, कुछ ज्यादा इंग्लिश एक्सेंट हो गया, परवरिश में। क्लियर? ओके, चलिए अब इसको सुनकर क्या वो सोचती है अमांडा, बात करेंगे, पहले से हिंदी में देखते हैं। कविता अमांडा रॉबिन क्लाइन द्वारा लिखी गई है। कवि ने एक लड़की अमांडा के बारे में बात की है जिसे उसकी माँ लगातार बताती है कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। पहले छंद में अमांडा की माँ ने उसकी गलतियों की ओर इशारा किया। वह उसे अपने नाखून न कुतरने के लिए कहती हैं, वह उसे अपनी पीठ और कंधे न झुकाने के लिए कहती हैं, और वह उसे यहाँ तक कहती हैं कि आलस से मत बैठो और सीधे बैठो। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको पहले स्टैंजा से ध्यान में रखनी है, आई होप भूलोगे नहीं। अब यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं जो उनकी मम्मी ने बोली है, आलस वाली चीजें बोली है कि मतलब लेजी मत रहो, है ना, झुक के भी बैठ रहे हो तो लेजी ही हो, और स्लाउचिंग कर रहे हो तो भी लेजी ही हो, बढ़िया ऐसे नाखून चबा रहे हो तो लेजी ही हो, है ना, ये मतलब वेले लोग ही करते हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं वो कहीं ना कहीं किससे जुड़ी हुई हैं, लेजीनेस से।
अब इसी को लिंक करके अमांडा अपनी दुनिया बना रही है अपने दिमाग में। अब वो क्या है वो पढ़ते हैं। By listening to all this, Amanda starts imagining herself to be in a deep green यानी emerald sea. She is the only inhabitant of the sea. She thinks that she is a mermaid who is drifting blissfully in the sea happily. She can lazily enjoy the sea waves and move along with the waves. अब यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर इमेजिनेशन है अमांडा का, वो लेजीनेस से जुड़ा हुआ है। तो वो यही सोच रही है कि मेरी मम्मी ने मुझे क्या बोला कि आलसी बन के मत रहो, है ना, आलस्य मत दिखाओ। तो वो वैसा ही सोच रही हैं कि वो एकमात्र रहवासी हैं कहाँ की, एक बहुत ही खूबसूरत गहरे हरे कलर के समुद्र की। ठीक है, तो एक सी है जो डीप ग्रीन कलर का है, जहां पर ये अकेली रहती हैं, यानी वहां कोई नहीं है। ऑल्सो वो है क्या, वो एक मर्मेड है। मर्मेड क्या होता है, एक ऐसा काल्पनिक कैरेक्टर है जिसकी अपर बॉडी एक फीमेल बॉडी होती है और लोअर बॉडी जो है वो फिश टेल होती है, यानी मछली की पूंछ जैसी होती है। तो वो मछली की तरह तैर भी सकती है और ऑब्वियसली ह्यूमन भी है आधी। तो इस तरीके से अमांडा खुद को एक मर्मेड की तरह इमेजिन करती है। क्यों? ताकि वो पानी में आराम से आलस्य से भरपूर खुशी खुशी बहती चले पानी की लहरों के साथ, यानी पानी की लहरें जहां जाएंगी वो वैसे उनके साथ बहती चलेंगी। बिल्कुल 100% आलस्य ही आलस्य है, यहाँ पे अकेली है क्योंकि कोई भी नहीं रहेगा टोकने के लिए कि क्या है ये पूरा टाइम ड्रिफ्ट करना रहना पानी में एंड एवरीथिंग। तो वो इस तरीके का इमेजिनेशन करती हैं। तो जो चीज़ उनकी मम्मी बोलती मत करो, वो उसी से रिलेट करके अपनी दुनिया बसा लेती हैं अपने दिमाग में, और इसीलिए उन्होंने मर्मेड के बारे में सोचा है। आई होप क्लियर हो गया। अगला स्टैंजा है, लेटर अमांडा's मदर आस्क्स अमांडा whether she has completed her homework or not. Then she asks her whether she has cleaned her room or not. She reminds her to clean her shoes. पहला स्टैंजा क्लियर है, ठीक है। नेल्स, बेंड योर शोल्डर्स, स्लाउचिंग, सिट अप स्ट्रेट, ये चार चीजें बोली अमांडा की मम्मी ने। और इमेजिनेशन में क्या था, डीप ग्रीन सी यानी कि डीप एमरल्ड सी, सोल इनहैबिटेंट यानी अकेली रहवासी, ओनली रहवासी, उसके अलावा बोला गया है ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, और क्या है, मरमेड है। ठीक है, अब ये चीजें हो गई पहला वाला। दूसरी चीज क्या होती है, अब अमांडा की मम्मा दूसरी चीज पे टोकती है। अब वो यहाँ पर बहुत सारे केबीसी यानी प्रश्न खेलेंगी, प्रश्नोत्तर, जहां वो बहुत सारे क्वेश्चंस पूछेंगी अपनी बेटी से। और वो प्रश्न क्या है, सबसे पहला, क्या तुमने अपना होमवर्क खत्म किया अमांडा? दूसरा, क्या तुमने अपना रूम क्लीन किया अमांडा? और तीसरा, मैंने तुम्हें शूज क्लीन करने को कहे थे, ये रिमाइंडर। ठीक है, तो पहले वो पूछती है होमवर्क कंप्लीट किया कि नहीं किया, दूसरा क्वेश्चन क्या है कि रूम साफ किया कि नहीं किया, और तीसरी चीज याद दिलाती है कि शूज क्लीन करने को कहा था मैंने। अब यहाँ पे बात आती है कुछ ऐसी चीजों की जो आप एक घर में रहोगे, आप लोगों के साथ रहोगे तो आपको उसका ध्यान रखना पड़ेगा। अभी आप अकेले रहते हो तो आप कभी रूम साफ भी नहीं करोगे तो आपको कौन देख रहा है, ये चीजें होती हैं। जब आप अकेले रहते हो तो आप बड़े लापरवाह हो जाते हो, आप क्लीन नहीं करते हो रूम का एंड एवरीथिंग। ऑल्सो होमवर्क करने की जरूरत कब पड़ती है, जब आपको स्कूल भेजा जाता है और आप घर पे होते हो, आपको पढ़ाई करनी होती है। थर्ड थिंग हो जाता है कि शूज कब क्लीन करने पड़ेंगे, जब जूते पहनोगे, राइट, तभी वो गंदे होंगे तभी साफ करोगे। तो ये चीजें हैं, दिमाग में रखना। अब इसी से जुड़ी हुई चीजों के द्वारा वो अपना एक दिमाग में दुनिया बसाएंगी। पढ़ लेंगे, पहले इसका हिंदी देखते हैं। यह सब सुनकर अमांडा अपने आप को एक गहरे हरे समुद्र में होने की कल्पना करने लगती हैं। वह समुद्र की एकमात्र निवासी हैं। वह सोचती हैं कि वह एक मत्स्यांगना यानी मर्मेड है जो खुशी से समुद्र में आनंद पूर्वक बह रही है। वह आलसी होकर समुद्र की लहरों का आनंद ले सकती है और लहरों के साथ चल सकती है। क्या आपको ये वर्ड दिखा, आलसी, और इसी पे बेस्ड पहला स्टैंजा था, इसीलिए ये वो सोच रही है। अब दूसरा स्टैंजा क्या है वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एक बार हिंदी में देख लेते हैं। बाद में अमांडा की माँ अमांडा से पूछती है कि उसने अपना गृह कार्य यानी होमवर्क पूरा किया है या नहीं। फिर वह उससे पूछती है उसने अपना कमरा साफ किया है या नहीं, और वह उसे अपने जूते साफ करने की याद दिलाती है। तो सारी चीजों को क्लीन रखने की बात की गई है। अब इससे रिलेटेड अमांडा देखो क्या सोचेगी। तो मैंने आपको पॉइंट्स बता दिए, आप कब होमवर्क आपको बोलेगा कोई कंप्लीट करने के लिए, आप कब रूम साफ करने की बात आएगी आपकी, और कब आपको जूते क्लीन करने पड़ेंगे। तो अब अमांडा इसी से बिल्कुल रिलेटेबल एक दुनिया बसाती है जो बिल्कुल ना उल्टी होने वाली है। अब वो क्या है, इन रिस्पॉन्स टू दिस अमांडा विजुअलाइजेस, मतलब इमेजिन करना, हर लाइफ एज एन ऑर्फन, यानी इस बार वो अपने आप को एक ऑर्फन, एक अनाथ की तरह इमेजिन करती है। अगर कोई ऑर्फन होगा तो डेफिनेटली उसको कोई नहीं बोलने वाला है रूम साफ करने के लिए और होमवर्क करने के लिए, बिकॉज पेरेंट्स ही नहीं है,
राइट। तो ये बहुत दुखदाई चीज है कि अमांडा इस स्थिति पे आ गई है, मानसिक स्थिति पे, कि उनको ये लग रहा है कि मैं ऑर्फन ज्यादा बेटर रहती, खुश रहती, जो बहुत गलत है। एज बच्ची उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि ऐसा नहीं होता है। पेरेंट्स आर एवरीथिंग, पेरेंट्स आर लाइक मच नीडेड, बहुत जरूरी होता है पेरेंट्स का होना लाइफ में। बट क्योंकि अमांडा इस बार इतनी ज्यादा इरिटेट हो चुकी है कि उनके लिए एक अनाथ होना ज्यादा बेहतर है, ठीक है। और ये सबसे ज्यादा सीरियस स्टैंजा आपकी पोम का। शी बिलीव्स दैट बीइंग एन ऑर्फन शी कैन हैव फ्रीडम, क्योंकि अल्टीमेटली उसको सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ फ्रीडम, आजादी चाहिए, कोई रोक टोक नहीं, कोई ना बताए क्या करना है क्या नहीं करना है। और इसीलिए वो सिर्फ यही सोच रही है कि काश वो एक ऑर्फन होती। शी वुड फ्रीली रोम द स्ट्रीट एंड हैव द फ्रीडम टू ड्रॉ द डिजाइन्स ऑन द सॉफ्ट डस्ट विद हर बेयर फीट। शी कैन हैव अ साइलेंट एंड पीसफुल लाइफ। कि भाई वो जो है सड़कों पे घूम रही है बढ़िया, यानी कोई कमरे वमरे का इशू नहीं है, साफ करने का, होमवर्क करने का, वो उससे रिलेटेड हो गया। दूसरी चीज वो बेयर फीट है, यानी कि उन्होंने कोई भी जूता चप्पल नहीं पहना, फुटवेयर नहीं पहना है, वो नंगे पांव घूम रही हैं। और वो नंगे पांव किस पे घूम रही है? मिट्टी पे घूम रही हैं, जिसपे वो डिजाइन्स यानी अपनी छाप बना सकती हैं पैरों की। और उन्हें कोई जूते पहने ही नहीं है तो कोई बोलेगा भी नहीं कि जूते साफ करो। तो ये है उनके लिए एक पीसफुल और साइलेंट, एक बिल्कुल शांत काम, बिल्कुल लाइफ का एक इमेजिनेशन। तो होमवर्क, रूम और शूज से रिलेटेड ये उनका इमेजिनेशन था। तो ऑर्फन वाली बात सेकंड में आ चुकी है। क्लियर? ओके। When Amanda is eating chocolate, her mother tells her not to eat chocolates. Whenever she eats chocolates, she gets acne on her face. Amanda is not paying attention to her mother, and that's why her mother asks her to listen to her when she is speaking. थर्ड चीज आती है आपका तीसरा स्टैंजा, जहां अमांडा एक चॉकलेट खाने वाली है, या शायद खा रही है, बताया नहीं है, तो हम खाने की ही बात कर रहे हैं। तो अमांडा की मम्मा जैसे ही देखती है कि अमांडा एक चॉकलेट खा रही है, वो उसे मना करती हैं कि डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा। क्यों? क्योंकि उसको वो रिमाइंड करती है, रिमेंबर योर एक्ने अमांडा, कि तुम जब चॉकलेट खाती हो तो तुम्हें क्या होता है, तुम्हें पिंपल्स आ जाते हैं, एक्ने आ जाते हैं। तो वो तुम्हें याद है कि नहीं कि भाई चॉकलेट मत खाओ, नहीं तो तुम्हें पिंपल्स हो जाएंगे। तो यहाँ खाने की रोक टोक है। दूसरी चीज, क्योंकि अमांडा अपनी मम्मी की तरफ देख ही नहीं रही है जब उनकी मम्मी उन्हें टोक रही हैं, और उनके लिए वो शायद समझाना है, तो वो अमांडा को गुस्से से बोल देती हैं कि जब मैं तुम्हें कुछ कह रही हूं तो क्या तुम मेरी तरफ अटेंशन पे कर सकती हो। और वो चीज पे भी उनको डांट पड़ जाती है। यानी कि यहाँ पर वो कहाँ देखे क्या खाएं, इस चीज पे बात हो रही है। तो अब इसी से रिलेटेड वो कुछ सोचेंगी, बात करेंगे। पहले इसका हिंदी देखते हैं। इसके जवाब में अमांडा अपने जीवन को एक अनाथ के रूप में देखती हैं। उनका मानना है कि अनाथ होने के कारण उसे आजादी मिल सकती है। वह स्वतंत्र रूप से सड़क पर घूमती है और अपने नंगे पैरों से नरम धूल पर पैटर्न बनाने की स्वतंत्रता रखती है। वह एक शांत, शांतिपूर्ण जीवन जी सकती है। तो यहाँ पर अमांडा जो है वो ये सोच रही है कि काश वो ऑर्फन होती, ताकि उनको ना कोई नहीं बोलता रूम साफ करो, होमवर्क कंप्लीट करो, जूते साफ करो। और उनका मानना है कि यहाँ पर उनको आज़ादी मिलती है। अगर वो ऑर्फन होती, कोई पेरेंट्स नहीं होते, कोई नहीं रोकता टोकता, तो वो आज़ाद होती। वह स्वतंत्र रूप से सड़क पर घूमती है, अपने दिमाग में भी वो घूम रही है वहां पर, और अपने नंगे पैरों से नरम धूल पर पैटर्न बनाने की कोशिश कर रही है, यानी कि जूते चप्पल नहीं पहने हुए। वह एक शांत, शांतिपूर्ण जीवन जी सकती है। तो जूते साफ करने का भी कोई मतलब नहीं रहेगा यहाँ पर, कोई भूलेगा ही नहीं, जूते नहीं पहने तो। साथ ही साथ रूम साफ करने का भी टेंशन नहीं, होमवर्क करने का भी टेंशन नहीं, क्योंकि कोई है ही नहीं उनको रोकने टोकने वाला। थर्ड चीज में क्या होता है? अमांडा का चॉकलेट खाना। सो जब अमांडा चॉकलेट खा रही होती है तो उसकी माँ उसे चॉकलेट न खाने के लिए कहती है। वह जब भी चॉकलेट खाती है तो उसके चेहरे पर मुहासे हो जाते हैं। अमांडा अपनी माँ पर ध्यान नहीं दे रही है, और इसीलिए उसकी माँ उसे उनकी बात सुनने के लिए कहती हैं कि जब वह बोल रही है कि भाई जब भी मैं बोल रही हूँ मेरे पे ध्यान दो, मेरी बात सुनो, चॉकलेट मत खाओ, क्योंकि चॉकलेट खाती हो तो तुम्हें पिंपल्स यानी मुहासे या एक्ने हो जाते हैं। ठीक है, अब चॉकलेट खाने पे रोका टोका है एक तरीके से, और अपनी मेरी तरफ देखो जब मैं बात कर रही हूँ तो हर तरीके से एक टोक टाक हो गई यहाँ। अब उससे रिलेटेड वो इमेजिन करेंगे अपने आप को एज अ रपंजल। सबसे पहले मैं रपंजल के बारे में बता देती हूँ, फिर हम ये बात कर लेंगे। रपंजल एक परियों की कहानी का कैरेक्टर है, एक फेरी टेल कैरेक्टर है, जिसे एक चुड़ैल ने एक टार में बंद कर दिया था। ठीक है, टार क्या है? बहुत बड़ी बिल्डिंग है जिसमें ना आप ऐसे नहीं जा सकते हो, वहां पर एक खिड़की बनी हुई है। और रपंजल जो है वो बहुत दुखी थी स्टार्टिंग में वहां पर, बट धीरे धीरे उन्हें आदत हो गई वहां पर रहने की, और वो अकेली रहती है, वहां कोई नहीं है। रपंजल के हैं बहुत ही प्यारे बड़े बड़े बाल, बहुत ज्यादा बड़े बाल हैं रपंजल के। मैंने फोटोग्राफ आपको दिखाया था, आपने मूवी देखी तो आपको वो भी पता होगा। तो रपंजल अपने बाल जो है ना वो खिड़की से खोलकर बाहर कर देती हैं, और जो चुड़ैल है वो बाल पकड़कर फिर अंदर टार में आ जाती है। तो अमांडा भी उनकी तरह अपनी लाइफ इमेजिन करती है कि भाई वो अकेले रहेगी टार में, कोई नहीं रोकेगा टोकेगा, मैं चॉकलेट खाऊं, मैं कुछ भी खाऊं, कोई मुझे नहीं बोलेगा मेरी तरफ देखो, क्योंकि कोई वहां होगा ही नहीं।
तो वो अपने आप को रपंजल की तरह इमेजिन करती है। क्या करती है, लेट्स रीड दैट। After listening to this, Amanda imagines herself to be Rapunzel, who is a character of a fairy tale. Rapunzel was captured in a tower by a witch who used to climb the tower with the help of Rapunzel's long hair. Amanda wants to live in the tower as Rapunzel, as she can live a calm and quiet life, but she will never let her hair down to anyone so that no one can enter the tower. अब होता क्या है कि अमांडा जो है जैसी सुनती है ये बातें चॉकलेट वाली और अटेंशन पे करने वाली, तो वो अपने आप को एक रपंजल की तरह, जो कि एक फेरी टेल परियों की कहानी का कैरेक्टर है, उसकी तरह इमेजिन करती है। रपंजल को एक टार में बंद कर दिया था एक चुड़ैल ने, एक विच ने, जो कि टार में कैसे जाती थी, रपंजल के बड़े बालों को पकड़ के और उसके द्वारा जाती थी। अमांडा को भी रपंजल की तरह टार में अकेले रहना है, क्योंकि वहां पर वो शांतिपूर्ण जिंदगी, एक फ्री वाली जिंदगी जो है वो जी पाएंगी। साथ ही साथ वो अपने बाल जो हैं वो कभी खोल के खिड़की के बाहर नहीं करने वाली है, जैसे रपंजल करती है, ताकि कोई ऊपर आ ही ना सके। तो रपंजल और अमांडा में सिर्फ एक डिफरेंस रहेगा, रपंजल बाल खोल के खिड़की के बाहर खोल के रख देती है ताकि विच आ जाए, और जो अमांडा है वो कभी अपने बाल खोलकर खिड़की के बाहर ऐसे खड़े नहीं होने वाली है ताकि कोई भी टार में ना आ सके। क्लियर है, ठीक है। सो क्यों सोचा रपंजल के बारे में, क्योंकि वहां वो अकेली रहेंगी, कोई टोकेगा नहीं क्या खाना है क्या पीना है, और कोई नहीं बोलेगा कि मेरी तरफ ध्यान दो जब मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, चलो अब हम बात करेंगे अगले स्टैंजा की, जो कि आपका आखिरी स्टैंजा है इस पोएम का, कि अब उनकी मम्मी क्या कहती है। इन द लास्ट स्टैंजा, अमांडा's मदर wants अमांडा टू स्टॉप बिहेविंग अनयूजुअली, कि वो बहुत अजीब तरीके से बिहेव करती है तो मत करो, लाइक तुम बहुत मूडी हो गई हो, ये सब चीजें बोलती हैं। शी टेल्स अमांडा दैट शी हैज बिकम मूडी एंड इज ऑलवेज सल्किंग। सल्किंग मतलब हमेशा नाराज रहना, चिड़चिड़ करना, दैट इज सल्किंग। इफ एनीवन सॉ हर दे वुड फील दैट हर मदर इज नैगिंग एट हर। तो यहाँ पर अमांडा की मॉम बोलती है कि तुम हमेशा ही बहुत खराब से मूड में, चिड़चिड़ वाले मूड में रहती हो, नाराज रहती हो, मूडी रहती हो, तो ऐसा मत करो। और कोई अगर तुम्हें ऐसे देख लेगा ना कि तुम हमेशा मूडी वूडी रहती हो, तो लोगों को यही लगेगा कि मैंने ना तुम्हें बहुत रोका टोका है, इसीलिए तुम ऐसी हो। बल्कि असलियत यही है कि अमांडा ऐसी इसीलिए बन गई है क्योंकि उसकी मम्मी सच में उसे बहुत टोका टाकी करती हैं, जो कि अच्छी आदतों के लिए है, बट एक बैलेंस नहीं है। ठीक है, तो इस चीज का नेगेटिव मीनिंग नहीं लेके जाना है कि रोकना टोकना नहीं चाहिए, वो बात नहीं हो रही है। पेरेंट्स जो हैं वो अपब्रिंगिंग बिल्कुल करते हैं, तो उनको मैनर्स वगैरह बच्चों को सिखाना ही पड़ता है, जरूरी है, राइट। बट एक बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है कि कभी थोड़ा प्यार से समझा दिया, कभी डांट दिया, है ना, कभी एग्जाम्पल्स दे दिए, तो ये तरीका होता है। तो यहाँ पर उनकी मम्मी बोलती हैं कि ऐसे चिड़चिड़ में नाराज मत रहा करो, पूरा टाइम मूडी मत रहा करो। बल्कि अमांडा मूडी है नहीं, वो अपनी दुनिया में खोई हुई है ना, तो उसका ध्यान ही नहीं है इधर, तो इसीलिए अमांडा की मम्मी को देख के ऐसा लगता है कि वो मूडी है, बल्कि मूडी नहीं है, बल्कि वो खोई हुई है कहीं, बिल्कुल लॉस्ट है। क्लियर, ओके, चलिए अब हिंदी में देखते हैं इसको। सो यह सुनने के बाद अमांडा खुद को एक रपंजल होने की कल्पना करती है, जो एक परी कथा में एक चरित्र है। रपंजल को एक टावर में एक चुड़ैल ने पकड़ लिया था, जो रपंजल के लंबे बालों की मदद से टावर पर चढ़ती थी। अमांडा टावर में रपंजल के रूप में रहना चाहती हैं, क्योंकि टावर में यह एक शांत जीवन जी सकती है, लेकिन वह अपने बालों को खोलकर खिड़की के बाहर नहीं करेगी ताकि कोई भी टावर में आ ना सके। तो ये एक डिफरेंस है बस रपंजल से, बाकी सारी चीजें आप समझ गए। ठीक है, आखिरी छंद में अमांडा की मां ने अमांडा को असामान्य व्यवहार करने से रोकने की चेतावनी दी। वह अमांडा से कहती हैं कि वह मूडी हो गई है और हमेशा उदास रहती है। अगर कोई उसे देखेगा तो उन्हें लगेगा कि उसकी मां उसे टोकती रहती है। तो यहाँ पर अगर आपसे क्वेश्चन किया जाता है कि आगे का स्टैंजा अगर कुछ होता स्टोरी तो आप क्या लिखते, तो आप लिख सकते हैं कि अमांडा ने कोशिश की बताने की अपनी मम्मी को कि ये बात है, आप जब मुझे बोलते हो, टोकते हो, तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग हो जाता है और इसीलिए मैं एक दुनिया में खो जाती हूँ और मुझे थोड़ी फ्रीडम चाहिए, मुझे थोड़ा प्यार से समझो, ऐसे ऐसे करके कुछ आप लिख सकते हो और यहीं पे आपकी पोम समाप्त होती है। तो इसके बाद अमांडा का स्टैंजा क्यों नहीं आया, तो वो अगर पूछ लिया तो आप लिख सकते हो कि शायद अमांडा जो है इसके आगे कुछ बोल नहीं पाती हैं, क्योंकि सच्चाई यही है कि अमांडा की मम्मी सच में उसको टोकती है, बट अमांडा को हिम्मत नहीं थी बोलने की, क्योंकि उसे डर था कि अगर मैं कुछ बोलूंगी तो शायद मुझे और डांट पड़ जाएगी। क्लियर है? सो इस तरीके से आपकी पोम की समरी डन। आई होप आपको क्लियर हो गया कि अमांडा पोम में एक्चुअली क्या चल रहा है थ्रू आउट द पोम, और सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए कि क्यों मरमेड, क्यों ऑफन, क्यों रपंजल, और या दैट्स इट। तो यही सारे कैरेक्टर्स हैं। आई होप आपको ये पोम क्लियर हो गई है। डन है? चलो अब फटाफट से वेबसाइट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे आपने ये वीडियो देखा, अगर वैसे ही आप बाकी के कोर्सेज एक्सप्लोर करना चाहते हो, बाकी की वीडियोस देखना चाहते हो, तो आप क्या कर सकते हो, आप वेबसाइट विजिट कर सकते हो हमारे चैनल की, क्योंकि इस वेबसाइट पे आपकी सुविधा के लिए सारी चीज़ें प्रॉपरली अरेंज्ड होती हैं, ताकि आप क्लिक करके वीडियोज़ तक बहुत आसानी से पहुँच जाओ। तो करना क्या है, बस गूगल पे जाके टाइप करना है magnetbrains.com। जैसे ही वेबसाइट खोलोगे आपके सामने ये जो पेज है वो आ जाएगा, और इस पेज पे आपके सामने सारे कोर्सेज हैं, जैसे इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, स्पोकन इंग्लिश कोर्स, NTSC, ओलंपियाड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आप जो है जो पढ़ना चाहें प्लीज़ क्लिक कर दीजिए। जैसे आपको इंग्लिश मीडियम का कुछ पढ़ना है, सपोज फॉर एग्जाम्पल आप क्लिक कीजिए
अगर उससे रिलेटेड कोई क्लासेस होंगी तो क्लासेस दिखेंगी, नहीं तो डायरेक्ट सब्जेक्ट्स दिख जाएंगे। तो आपको दिख गई सारी क्लासेस, चूज कीजिए जिसका भी सब्जेक्ट पढ़ना है। सपोज क्लास 10th, तो आपने क्या किया, क्लिक किया। जैसे ही क्लिक करोगे सारे सब्जेक्ट्स आपकी आंखों के सामने आ जाएंगे। उस सब्जेक्ट पे क्लिक करो जिसका वीडियो देखना चाहते हो। सपोज फर्स्ट फ्लाइट, तो क्लिक कर दो। जैसे ही क्लिक करोगे सारी यूनिट्स की लिस्ट आएगी, उस यूनिट पे क्लिक करो जिसका वीडियो देखना है। सपोज आपको चैप्टर नंबर 1 देखना है तो यूनिट 1 पे क्लिक करो, आपके सामने उसका वीडियो प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा। सो इतना आसान होता है वीडियोस तक पहुंचना, जस्ट आपको थोड़े क्लिक करने होते हैं आफ्टर विजिटिंग magnetbrains.com, और इस तरीके से आप अपना समय भी बचा सकते हो और बहुत आसानी से अपने वीडियोस तक पहुंच सकते हो। क्लियर? ओके, चलिए। सो इस तरीके से हम पहुंच चुके हैं आज के डिस्कशन के अंत में। आई होप आपको समरी बहुत अच्छे से क्लियर हो गई है, और ये पोम अब आपके टिप्स पे है। कभी भी कोई भी पूछेगा तो आप बता दोगे कि हाँ अमांडा पोम में आखिर चल क्या रहा है। ठीक है, सो इस तरीके से हमने आज के टॉपिक को तो पूरा कर लिया है, बट अब हम बहुत जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक खुद का सबका ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।